बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर और असिस्टेंट एसएन जीएटी का हम सेशन मर्ज करके चला रहे हैं, क्योंकि इनका सिलेबस भी सेम है, क्वालिफिकेशन भी सेम है और इनका पेपर भी एक ही होना है। क्लाउड पेपर में इंशाल्लाह ताला ये पेपर होगा। तो आज लेक्चर नंबर 5 हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के वाले से। इसमें आज हमने पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है जी। ये जो आपके पास इंटरेस्ट मीन्स के सूद के हवाले से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में, तो आज इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। इसके अलावा इसके साथ हम छोटा सा जो ना ये जो आसान सा सब्जेक्ट होता है मुताला पाकिस्तान, इसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। तो मुताला पाकिस्तान को भी हमने अब साथ साथ लेकर चलना है, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। आपको पता है कि इनका दोनों का क्लब्ड पेपर होना है, तो ये पेपर मैक्सिमम सितंबर के लास्ट तक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक जाना है, इससे आगे नहीं ये जाना। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि डेली के हम 2 सब्जेक्ट साथ साथ लेकर चलें। तो मैथमेटिक्स के साथ साथ इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि हमारी मुताला पाकिस्तान भी कवर हो जाए। इसके बाद अब हम इंग्लिश को स्टार्ट करेंगे, तो इंग्लिश के साथ हम कोशिश करेंगे कि इस्लामियात या जो है ना कंप्यूटर साइंस वो भी हम साथ साथ ही कवर कर लें। तो डेली हम 2 सब्जेक्ट्स को साथ लेकर चलेंगे, पैरेलल इंशाल्लाह ताला साथ लेकर चलेंगे। तो आज हमने पढ़ा जी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है जी। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले थोड़ा सा फर्क समझ लें। इसमें फ़र्क क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट ये है कि एक बंदा है, फॉर एग्जाम्पल उसको कहता है जी मैंने 1 लाख रुपया जनाब मैं आपको देता हूँ या बैंक में जमा कराता हूँ 1 लाख रुपया, और इसका जो इंटरेस्ट रेट है बैंक का वो है जी 5%। वो है जी 5%। तो मुझे एनुअल जो इंटरेस्ट मिलेगा ना, जो मुझे सिंपल इंटरेस्ट अगर 5% है तो हर साल मुझे 5,000 रुपये इसमें इजाफी मिल जाया करेगा, सूद मिल जाया करेगा। 1 साल के बाद आपके पास 1,05,000 हो जाएगा, 2 साल के बाद आपके पास 1,10,000 हो जाएगा, 3 साल के बाद आपके पास 1,15,000 हो जाएगा। ठीक है। मीन्स के जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट थी, जो आपने असल रकम जमा करवाई थी, उसी रकम के ऊपर जो भी आपका 5% जितना भी आपका बैंक के साथ या किसी भी बंदे के साथ आपका एग्रीमेंट तय हुआ है, उसका जो जितने परसेंट आपको उसने देना है वो हर साल उसी के ऊपर आपका लगता जाएगा, आपको जनाब वो मिलते जाएंगे। लेकिन अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो, अगर इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट हो, फॉर एग्जांपल आपने बैंक में जमा करवाया है 1 लाख रुपया, आपने बैंक में 1 लाख रुपया जमा करवा दिया और इस पे आपने कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ना, उसमें 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है आपके पास कंपाउंड एनुअली, एक होता है कंपाउंड जनाब जो ना इसको क्वार्टरली भी बोलते हैं या हाफ एनुअली भी बोलते हैं। मीन्स के जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ज़रूरी नहीं है कि हर साल के बाद ही लगे, वो 6 माह के बाद भी लग सकता है, वो क्वार्टरली मीन्स के 3 माह के बाद भी लग सकता है, साल में 4 दफ़ा भी लग सकता है, साल में 2 दफ़ा भी लग सकता है, या ईयरली मीन्स के एनुअली जो 1 साल के बाद भी लग सकता है। तो ये इसमें होता है। दूसरी बात इसमें ये होती है कि जनाब जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया आपने एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट पे 10% पे आपने रखा बैंक में। अब आपको पहले साल में जब 10% इसका सूद मिलेगा तो आपके हो जाएंगे 1,10,000, आपके हो जाएंगे 1,10,000 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट ईयर जब आपको सूद मिलेगा तो आपको 1,10,000 पे सूद मिलेगा। अब नेक्स्ट ईयर आपको 11,000 रुपया मिलेगा, मीन के 10% जो है ना वो 1,10,000 का 10% मिलेगा। लेकिन जो सिंपल इंटरेस्ट था, सिंपल इंटरेस्ट में जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होती है ना, पहले दिन जो आप जमा करवाते हैं उसी का ही बार बार आपको 10% या 5% जो भी आपका एग्रीमेंट होता है वो आपको मिलता रहता है। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपकी रकम बढ़ती जाती है ना, जैसे जैसे रकम बढ़ती जाती है, अब वो बढ़ी हुई रकम के ऊपर वो 10% या 5% जो भी आपका एग्रीमेंट होता है वो आपको मिलता है। और जो आपका पास कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें ये भी टाइप्स हो सकती हैं कि आपने कंपाउंड जो है ना वो एनुअली करवाया है, या आपने हाफ एनुअली करवाया है, या आपने क्वार्टरली करवाया है। तो साल में 2 दफ़ा करवाएंगे, 3 दफ़ा करवाएंगे, 4 दफ़ा करवाएंगे, 1 दफ़ा करवाएंगे। इसमें बेसिकली फ़र्क होता है। ठीक है जी। अब जो क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे वो बिल्कुल सिंपल है। ये आपने 2 फार्मूले सिर्फ आपने याद करने, ये 2 फार्मूले, इन्हीं फार्मूलाज को आपने साथ लेकर चलना है तो आपका पेपर क्वेश्चन क्लियर हो जाया करेगा। जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है ना, उसका जो आपके पास है इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी। इंटरेस्ट में जो भी आपका सूद है, और पी का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, जो भी आपने पहले दिन जो आपने अमाउंट पे करनी है या लेनी है पहले दिन, वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट है। आर से बराबर होता है रेट कितने परसेंट आपको सूद मिलना है या आपने देना है। और टी से मतलब होता है टाइम, कितने सालों के लिए आप कर रहे हैं, कितने सालों के लिए ले रहे हैं या कितने सालों के लिए आप बैंक में पैसे जमा करवा रहे हैं, ये आपके पास होता है टाइम। तो पी आर टी। अब ये 4 चीजें आपके पास, आई इज इक्वल टू पी आर टी।
अब आई इज इक्वल टू पी आर टी में इनमें से कोई चारों में से कोई एक चीज़ वो मिस कर देगा और आपको कहेगा जी वो चीज़ आप फाइंड करें। तो आपने इसको सिंपल जो है ना सिंप्लीफिकेशन के साथ आपने इसके आंसर निकाल लिया करना। नीचे जब हम एग्जाम्पल से करेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। इसके बाद आपके पास है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का आपने फार्मूला निकालना जी, फाइनल अमाउंट आफ्टर कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास होती है पी इंटू 1 प्लस आर ओवर एन रेज पावर एन टी। ये फार्मूला सिर्फ आपने याद करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आमतौर पर सिर्फ ये फार्मूला ही पूछता है, इसके क्वेश्चन नहीं करवाता। क्वेश्चन सिर्फ आपसे वो सिंपल इंटरेस्ट के ही करवाएगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का वो मैक्सिमम फार्मूला ही आपसे पूछेगा, ठीक है जी। अब इसमें पी था आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने जमा करवाई थी, 1 प्लस आर आपके पास रेट है, आर आपके पास रेट है, टी आपके पास टाइम है, ये तो आपको सारा कुछ पता है। ये जो एन है ना, एन से मुराद है कि आपने जो कंपाउंड करवाया है वो एनुअली है, आप क्वार्टरली है या हाफ एनुअली है। एन से मुराद है कि एक साल में कितनी दफ़ा सूद लगेगा। अगर एनुअली करवाते हैं तो एक साल में तो एक दफ़ा लगेगा तो एन बराबर 1 आ जाएगा। अगर आप हाफ एनुअली करवाते हैं तो एन बराबर आपके पास 2 आ जाएगा, मीन के साल में 2 दफ़ा। अगर आप क्वार्टरली करवाते हैं साल में 4 दफ़ा, मीन के 3 माह के बाद सूद लगेगा तो फिर एन आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 2 बेसिक फार्मूलाज हैं, सिर्फ यही फार्मूले आपने क्लियर करने हैं तो आपके क्वेश्चन सारे के सारे होते जाएंगे, ठीक है जी। अब देखें जी क्वेश्चन क्या है। अब ये क्वेश्चन हम करते हैं तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। क्वेश्चन ये है, अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 5000 इज जो $5000 है इज इन्वेस्टेड एट एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड आफ्टर 3 ईयर्स। अब देखिए प्रिंसिपल अमाउंट आपकी बन गई $5000, आपका रेट बन गया 8%, ठीक है जी, और आपके पास टाइम बन गया 3 साल बन गया। तो आपने क्या, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आपने फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट जो आपका होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी। अब पी आपके पास 5000 है, आर आपके पास 8% है, 8% है, टी आपके पास 3 है, और टी आपके पास 3 है। अब इसको आप सॉल्व कर लें, 5000 जरा आपके पास 8 आ गया, परसेंट का मतलब आपको पता है बटा 100 होता है, ये मैंने आपको परसेंटेज के क्वेश्चन में बड़ी डिटेल से करवाया। जरा आपके पास आ गया 3। अब इसको आप सॉल्व कर लें तो 2 सिफर के साथ कट गए, ठीक है। 5 8 बार 40, 40 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ गया 120। तो आप ये आपके पास 5000 था, 2 सिफर कटेंगे, 1 सिफर बच जाएगा, ठीक है। 50 को 8 से मल्टीप्लाई करें 400, 400 के 3 से मल्टीप्लाई करें 1200। मीन्स के आपने 3 साल में 8% के इंटरेस्ट रेट के हवाले से आप 1200 रुपया इसमें कमाएंगे। 1200 रुपया आप $1200 आप इसमें कमा लेंगे, जो आपको सूद मिल जाएगा, ठीक है जी, इंटरेस्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट है जी, इफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $2000 इन 4 ईयर्स इज $480। अब देखें आपके पास है इन्वेस्टमेंट, जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपके पास 2000 है, टी आपके पास 4 साल आ गया, और आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट कमाया है वो $480 है। व्हाट इज द एनुअल इंटरेस्ट रेट, आर आपने फाइंड करना है, आर आपने फाइंड करना है। अब ये देखें, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। अब देखें सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी। अब सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया गया 480 इधर आ गया, पी आपके पास है 2000, ये आपने 2000 लिख दिया। जरब आर आपने फाइंड करना है, R% का R% वैसे का वैसे आ जाएगा। जरब आपके पास टी है, टी आपके पास कितना है जी 4 साल है, आपके पास 4 साल आ गया, ठीक है। अब इसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व आप कैसे करेंगे, आपने लिखना है 480 जरा बराबर आपके पास आ गया 2000, जरब आर परसेंट का मतलब होता है बटा 100, जरब आपके पास आ गया 4। अब आपने क्या करना है, आर को एक तरफ करना है, बाकी सारे उधर ले जाए। ये 2 सिफर के साथ कट जाएंगे, ये आपके पास आएगा 20 4 बार 80 उधर जाके 480 से आप नीचे चले जाएंगे, तो आर आपके पास आ जाएगा 480 बटा आपके पास 80 आ जाएगा, ठीक है जी, समझ आएगी है। इसको आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6, आपके पास आंसर आ गया जी 6। तो आपका जो आर था वो 6% था, आपका आर जो था वो 6% था, जिस इसमें सिंप्लीफिकेशन ही है, ठीक है। अगर आपको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर इंशाल्लाह ताला आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, एन अमाउंट ऑफ $1500 इज इन्वेस्टेड एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है 1500 है, आपके पास रेट जो है 6% है, आपके पास टाइम जो है वो 2 साल का है, तो आपने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी।
पी आपके पास 1500 है और आर आपके पास कितना है जी, आर आपके पास है जी आपके 6% है, 6/100 आ गया। जरा आपके पास टाइम आपके पास 2 साल है, ये 2 साथ काट के 15 6 बार 90, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आ गया 180। तो ये आपके पास आंसर आ गया जी $180 आप कमा लेंगे 2 साल में। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चन की समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ $10,000 फॉर 2 years एट एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% कंपाउंडेड एनुअली। ये बात है, देखें इसमें आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 आ गई, टी आपके पास 2 साल आ गया, इंटरेस्ट रेट आपके पास 5% आ गया और कंपाउंड एनुअली का मतलब है कि n = 1 आ गया। एक साल में एक ही दफ़ा आपने करना है, एक साल में एक ही दफ़ा आपको ये इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपके पास ये आ गया जी, ये आपके पास आ गया जी, ये है जी आपके पास फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर आपके पास क्या है जी, आर आपके पास है 6%, आपका 5% 5 है ओवर एन, ओवर आपके पास 1 आ गया और रेज पावर आपके पास n अब 1 है और जरा टी आपके पास कितना आ गया जी 2 साल आ गया। तो आपके पास फार्मूला बन गया जी, ये पी आपके पास 10,000 है, 10,000 इंटू 1 प्लस 5 ओवर 1 5 ही होता है, रेज पावर 2। ये आपके पास आ गया 10,000 जरा 5 और 1 6 आपके पास 6 की पावर 2 आपके पास आ गई। ठीक है जी, तो ये इस तरह से आपने इसको कर लेना। ठीक है जी, ये मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे। ठीक है, ये आपके पास 5% है ना, सॉरी 5% था, 5% रेट के साथ आपने परसेंट जरूर लगाना है, तो 5/100 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये 6 नहीं बनेगा बल्कि 1 प्लस 5/100। आपको मैं दोबारा करवा देता हूँ, ये आपके पास है जी फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस n R ओवर n रेज पावर NT। ये आपके पास कोई फार्मूला था। ठीक है जी, P आपके पास 10,000 आ गया, 1 प्लस R आपके पास 5% है, 5% का मतलब होता है 5/100 बटा n, n का मतलब 1 है, वो लिखे ना लिखे एक ही बात है, ओवर n की पावर n जब टी एन आपके पास 1 है, टी आपके पास 2 आ गया, ये आपके पास 2 आ गया। ठीक है, ये आपके पास आएगा 10,000 इंटू ये आपके पास 100 आपके पास एलसीएम आ गया। ठीक है, 100 एक बार 100, ठीक है जी, प्लस आपके पास 5 रेज पावर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अंदर आपके पास बन गया 105/100 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा 105/100 का स्क्वायर 10,000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जस्ट आपको फार्मूला ही पूछेगा, आपसे वो क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं करवाएगा, क्योंकि आपको पीपीएससी के एग्जाम में कैलकुलेटर लेकर जाने की इजाजत नहीं होती है। सो आपसे वो इतनी लंबी चौड़ी वो कैलकुलेशंस नहीं करवाएगा, सिर्फ आपसे वो फार्मूला ही पूछेगा। A sum of 8,000 is invested at interest rate of 4% per annum compounded annually. Calculate the formula after amount for after 3 years. देखें प्रिंसिपल अमाउंट 8,000 आ गई आपके पास, रेट आपके पास 4% आ गया, कंपाउंड एनुअली और टी आपके पास आ गया जी 3 साल आ गया, कंपाउंड एनुअली का मतलब है एन आपके पास 1 आ गया, एन आपके पास 1 आ गया। तो आपके पास फार्मूला आ गया P इंटू 1 प्लस आर ओवर एन रेज पावर NT। इसमें आप कीमतें पुट कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ $5,000 फॉर 3 years एट एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब क्या है जी, एक साल में 2 दफा, तो n = 2 आ गया, ये आपके पास P आ गया, ये आपके पास T आ गया और ये आपके पास R आ गया। तो इसको इसमें फार्मूले में आप पुट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात थी, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं था। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ $3,000 फॉर 2 years एट एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% कंपाउंड क्वार्टरली। आप देखें, ये आपके पास P आ गया, ये आपके पास टाइम आपके पास 2 साल आ गया, टाइम आ गया, ये आपके पास रेट आ गया और आप ये जो क्वार्टरली का मतलब है n = 4 आ गया, n = 4 आ गया। तो सिर्फ आपने कीमतें पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का सिर्फ आपको फार्मूले में कीमतें ही पुट करवाएगा, इसके अलावा कुछ भी आपसे वो नहीं वो डिमांड करेगा। If the principal amount of 5,000 at the rate of interest 10% per annum and the time period is 3 years, what is the simple interest? ये आपके पास P आ गया, ये आपके पास R आ गया और ये आपके पास T आ गया। सिंपल इंटरेस्ट आपने फार्मूला PRT में लगाएं और सिंपल इंटरेस्ट आप निकालें। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आपके पास 5,000 P आ गया, R आपके पास जो है ना जी आपके पास 10%, 10/100 आ जाएगा, T आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5,000 को 100 के साथ दो से एक साथ काट जाएंगे। ठीक है, 50 10 बार 500 3 साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1,500 आपके पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे। उसके बाद आपके पास है प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 5,000, ये P आपके पास आ गया, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट आपके पास 10% आ गया। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द अमाउंट विल बी बिकम 6500। अब देखें, अब वो क्या कह रहा है, थोड़ा सा चक्कर आपको दे रहा है। कहता है जी पहले आपके पास अमाउंट 5,000 थी, बताएं कितने साल के बाद T आपने फाइंड करना है, ये जो आपकी अमाउंट है 6500 बन जाएगी। इसका मतलब है 5,000 से 6500 के में जाने में आपके पास इंटरेस्ट 1,500 चाहिए।
मीन्स कि आपके पास इंटरेस्ट यहाँ पे 1500 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास यहाँ पे कितना है 1500 है। 5000 से 6500 में जा रहे हैं ना, तो ये कीमतें पुट कर दे 1500 इक्वल टू पी आर टी। पी आपके पास 5000 है, आर आपके पास कितना आ गया जी 10%, 10/100 आ गया। टी आपने फाइंड करना, टी ऐसे क्या वैसे लिख रहे हैं, ये दो सिफर के साथ काट देंगे, आपके पास 50 बन गया। 50 को 10 से मल्टीप्लाई करें 500 बन जाएगा। 500 को इधर 1500 पे आप डिवाइड करते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा 3। तो टी का आपका आंसर आ गया जी 3 साल का इंटरेस्ट रेट। ये टाइम पीरियड कितना आ गया जी 3 साल का आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच एंड अमाउंट ऑफ चार्ज आर विल बिकम 5200 इन 3 ईयर्स। टी आपके पास 3 साल आ गया, आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट 4000 है और सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कितना है 4000 से 5200 में जा रहे हैं, $1200 इसमें सिंपल इंटरेस्ट है। और रेट आपने फाइंड करना है, रेट आपने फाइंड करना है तो सिंपल वो इसमें कीमतें पुट करें तो आपके पास रेट इसका आ जाएगा बिल्कुल सिंपली, रेट का 10% आ गया। उसके बाद आज हमने साथ मुताला पाकिस्तान भी करना है जी। मुताला पाकिस्तान को हमेशा की तरह हम मोहम्मद बिन कासिम से ही स्टार्ट करेंगे। तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में क्वेश्चन आपके बन सकते हैं हुआ जी, ये तो एक तो ये जी, ये जो खलीफा जो ना वलीद बिन अब्दुल मुल्क, ये उसका जनाब ये गवर्नर था, इराक का गवर्नर था मोहम्मद बिन कासिम। 712 में जनाब दीबल के रास्ते में सिंध को फतह किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे बने हुए हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जनाब किसका खलीफा था। ये बनु उमैया का खलीफा था, बनु बास, बनु उमैया, ऐसे बनु कुरैज़ा, ये नीचे ऑप्शन दे देता है। फिर वो कहता है जी मोहम्मद बिन कासिम को किस खलीफा ने भेजा था, वलीद बिन अब्दुल मुल्क ने भेजा था। ठीक है जी। उसके बाद ये और ये मोहम्मद बिन कासिम जो था ना, ये बनु उमैया का कहाँ का गवर्नर था, ये इराक का गवर्नर था। ठीक है जी। और ये कब आया था 712 में, सिंध में कब दाखिल हुआ था 712 में, किस रास्ते से, दीबल के रास्ते से ये दाखिल हुआ था, सिंध के रास्ते से इस्लाम बरसगीर दाखिल हुआ, सो इसलिए सिंध को बाबुल सलाम कहा जाता है। फिर 715 में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को फतह किया। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 और 7 क्वेश्चन आपके बनते हैं पहली लाइन में मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से। यही क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाएंगे मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से। ये जनाब कौन था, कहाँ से आया था, कब आया था, किस रास्ते से आया था, बाबुल सलाम किसको कहा जाता है, सिंध कब फतह हुआ और मुल्तान कब फतह हुआ, उसके बाद ये वापस चला गया था और ये मारा गया था। ठीक है जी। उसके बाद महमूद गजनवी के हवाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महमूद गजनवी जनाब 1000 से लेकर 1026 तक, 1000 से 1026 तक जनाब 26 सालों में महमूद गजनवी ने बरसगीर पर 17 हमले किए थे। ये क्वेश्चन पूछेगा 17 हमले का। और 1026 में इसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था। ये 3 क्वेश्चन आपके महमूद गजनवी के वजह से बनेंगे कि जनाब जो सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा था, कब तोड़ा था और कितने हमले किए थे। ठीक है, यही क्वेश्चन महमूद गजनवी के वजह से आपके बनते हैं। फिर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी साहब आ जाते हैं। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी साहब जो ना, ये 2 जंगें तरान की जंगें 1191 और 1192, ये 2 जंगें क्वेश्चन पूछता है। जो तरान की पहली जंग कब हुई थी, 1191 में हुई थी। तरान की दूसरी जंग कब हुई थी, 1192 में हुई थी। और 1191 में शहाबुद्दीन गौरी को जनाब पृथ्वीराज चौहान से शिकस्त हुई थी। ये क्वेश्चन पूछता है कि जो जनाब के शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी साहब हैं, ये पहली जंग जीते थे कि दूसरी जंग जीते थे। पहली जंग ये हार गए थे पृथ्वीराज चौहान से, इनकी आमना सामना हुआ था। पृथ्वीराज चौहान जो है ना, ये आपके पास ये जीत गए थे। आपने देखा होगा पाकिस्तान अभी भी अपने मिसाइलों का नाम गौरी रखते हैं, और जो आपके पास जो इंडियन है वो अपने जो ना मिसाइलों का नाम पृथ्वी रखते हैं। तो ये हम कहते हैं जी हमारे शहाबुद्दीन गौरी साहब दूसरी जंग जीत गए थे आखिरकार, तो वो लेकिन वो ये कहते हैं जी हमने पहली जंग में इनको शिकस्त दी थी। तो दोनों के पास शिकस्त भी है, दोनों के पास फतह भी है। उसके बाद 1192 में तरान की दूसरी जंग हुई थी। महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज की शिकस्त दी और यूं बरसगीर में मुस्लिम राज का बाकायदा आगाज हुआ था। ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के हवाले से क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के हवाले से क्वेश्चन बनते हैं। दिल्ली सल्तनत जो है ना, ये 1206 से 1526 तक चलेगी। ये आपके पास क्वेश्चन है। और इस दिल्ली सल्तनत में 5 सल्तनतें आई हैं, ममलूक सल्तनत, खिलजी सल्तनत, तुगलक, सादात और लोदी। ये आपने याद करनी है। ये 5 सल्तनतें शामिल थी दिल्ली सल्तनत में। ये 5 सल्तनतें जो मुसलमानों की सल्तनतें थी, इनको मिलाकर हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत। वो पूछता है कि दिल्ली सल्तनत जनाब कब स्टार्ट हुई थी, 1206 में स्टार्ट हुई थी, खत्म कब हुई थी, 1526 में खत्म हुई थी। और इसमें कितनी सल्तनतें शामिल थी जनाब, ये आपके पास ये 5 थी। सबसे पहली सल्तनत कौन सी थी, ममलूक थी। दूसरी आपके पास खिलजी थी। और उसके बाद MKT, ये मैंने लफ्ज लिखवाया था आपको। ठीक है, MKTSL मीन के ममलूक, खिलजी, तुगलक और सादात और लोदी। ठीक है जी। तो वो पूछता है जी दिल्ली सल्तनत की आखिरी सल्तनत कौन सी थी, वो लोदी सल्तनत थी। ठीक है जी। अब
इन दिल्ली सल्तनत के बारे में जो आपके पास जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने लिखे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना जी, ममलूक सल्तनत की बुनियाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी 1206 में। घोरी खानदान का ये गुलाम था, ठीक है जी। इसने बरसगीर में इस्लाम की पहली हुकूमत पैदा की थी। ये भी क्वेश्चन है कि इस्लाम की पहली हुकूमत किसने कायम की थी, वो जनाब कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये ममलूक सल्तनत की बुनियाद ने रखी थी। तो बरसगीर में पहली इस्लामी हुकूमत जो थी वो ममलूक ही थी, खानदान गुलामा की, इसको स्लेव डायनेस्टी कहते हैं इंग्लिश में, स्लेव डायनेस्टी भी इसको इंग्लिश में कहते हैं। मैं नोट्स इंशाल्लाह ताला आपको इंग्लिश में भी सेंड करूंगा, ताकि ये उर्दू में सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी जो है ना आपको पेपर इंग्लिश में ही आना है। इसलिए हम जो है ना इसको जो पेपर में जो आपको नोट सेंड करूंगा इंग्लिश में भी सेंड करूंगा, ताकि आप एक दफ़ा इंग्लिश को पढ़ लें, आपके माइंड में जो वर्ड्स वगैरह एग्जैक्ट है वो आपके माइंड में बैठ जाए। इसको खानदान गुलामा की सल्तनत कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में लाहौर में पोलो खेलते हुए फौत हुए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, वे कौन से मुस्लिम हुक्मरान थे जो पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर फौत हुए थे, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे, ठीक है जी। लाहौर में खेलते हुए थे। आपका मज़ार लाहौर अनारकली बाजार में, ये भी पूछा गया है कि लाहौर के अनारकली बाजार में किस मुस्लिम बादशाह का मज़ार है, कुतुबुद्दीन ऐबक का ही है। पाकिस्तान में सिर्फ दो ही मुस्लिम जो ना बादशाहों की जो ना दो सलातीन है, ये एक जहांगीर साहब हैं और ये एक आपके पास ये है कुतुबुद्दीन ऐबक साहब हैं, ठीक है जी। ये सल्तनत 1290 तक कायम रही। ये पूछता है वो कि ममलूक सल्तनत जो ना कब तक कायम रही थी, 1290 तक कायम रही थी। फिर जलालुद्दीन खिलजी साहब आ गए हैं, वो पूछता है जी खिलजी हुकूमत की, जनाब खिलजी सल्तनत की बुनियाद किसने रखी थी, जलालुद्दीन खिलजी ने रखी थी, ठीक है जी। 1290 से 1320 तक कायम रही थी। इसका यही क्वेश्चन बनेगा। गयासुद्दीन तुगलक आ गया। जो ना तुगलक सल्तनत की बुनियाद गयासुद्दीन तुगलक ने रखी थी, ठीक है जी। 1320 से 1414 तक कायम रही थी। तैमूर लक ने 1398 में इंडिया पर हमला किया था, ठीक है। ये जो ना इसी के ही गयासुद्दीन तुगलक जो ना इसी की ही सल्तनत में तैमूर लक ने भी हमला किया था। खिजर खान जो ना इसने सदात सल्तनत की बुनियाद रखी थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछते हुए बार बार कि सदात सल्तनत जो सैयदों की ना जो सैयद खानदान थे, वो खिजर खान ने जनाब इसकी सल्तनत की बुनियाद रखी थी। खिजर खान ने सदात की बुनियाद रखी जो 1414 से 1451 तक कायम रही थी। यही क्वेश्चन बनेगा। बहलोल लोधी के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछता है कि जब लोधी सल्तनत की बुनियाद जनाब बहलोल लोधी ने रखी थी। 1451 से 1526 तक कायम रही थी। लोधी सल्तनत में ही वास्को डे गामा ने 1498 में यूरोप से एशिया तक का समुद्री रास्ता दरियाफ्त किया था। यह दिल्ली सल्तनत की आखिरी सल्तनत थी। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लोधी सल्तनत का खात्मा पानीपत की पहली जंग 1526 में हुई। पानीपत की आपको पता है दो जंगी हुई हैं, एक जनाब ये बहलोल लोधी और जनाब बाबर के दरमियान में हुई थी। फिर दोबारा जो जंग हुई थी पानीपत की वो अकबर के दौर में जाके हुई थी, वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो पानीपत की पहली जंग जो है ना वो जनाब बहलोल लोधी और अकबर जो ना बाबर के दरमियान हुई है। और बाबर ने जनाब बहलोल कह रहा हूँ, इब्राहिम लोधी आखिरी सल्तनत जो ना बहलोल जो लोधी सल्तनत का सबसे आखिरी जो बादशाह था वो बहलोल इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी, ठीक है। लोधी खानदान की जो ना बहलोल लोधी ने इसकी सल्तनत की बुनियाद रखी थी। आखिरी इनका हुक्मरान इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी और बाबर के दरमियान जंग हुई थी पानीपत की पहली 1526 में। इब्राहिम लोधी को शिकस्त हुई थी और यूं जनाब बाबर ने लोधी सल्तनत का खात्मा करके मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रख दी थी। तो यहाँ से क्वेश्चन वो बार बार पूछता है जनाब लोधी सल्तनत की बुनियाद किसने रखी थी। फिर वो पूछता है जनाब जो आपके पास है ना बाबर ने किसको शिकस्त दी थी, पानीपत की जंग कब हुई थी, किन दो के दरमियान में हुई थी। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो यूं आपके पास कुछ मुताला पाकिस्तान का छोटा सा टॉपिक था, ये भी आपने साथ कवर करना है और साथ आपने जो ना मैथमेटिक्स को भी साथ साथ कवर करना है। इंशाल्लाह ताला कल हम मुताला पाकिस्तान और मैथमेटिक्स दोनों का टेस्ट रखेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।